आज का ये जो लाइव क्लास है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। आज जो आपका फिजिकल एजुकेशन का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, क्योंकि इस लाइव क्लास के अंदर बच्चों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ बच्चों, और ये सैंपल पेपर आपको आज के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा बच्चों, ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में सेम टू सेम डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने लगभग रात में 4 से 5 घंटा एक्स्ट्रा दिया था बच्चों, ठीक है? ताकि इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं ऐड कर सकूं और कुछ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो ऐड कर सकूं, ठीक है? तो ये जो सैंपल पेपर है बच्चों, अन्य सैंपल पेपर्स की तुलना में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर इस एक ही क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर पूरा अपना जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है हमारा, वो कवर करने वाले हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी बच्चों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है फाइनल एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज जो आपका पेपर होगा और 17 तारीख का जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ। हम सीधा यहाँ पर बढ़ चलते हैं अपने सेक्शन ए की तरफ, ठीक है बच्चों? चलिए, तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर और यहाँ पर हमसे टोटल 18 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि अगेन आपका एमसीक्यू टाइप का रहने वाला है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एक-एक करके। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि जब किसी खेल प्रतियोगिता से कुछ हफ्ते पहले खिलाड़ी को रक्त चढ़ा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब किसी खेल प्रतियोगिता से पहले, ठीक है, कुछ ही हफ्ते पहले खिलाड़ी को रक्त चढ़ा दिया जाता है बच्चों, तो इसे हम लोग यहाँ पर ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि डोपिंग क्या होता है, तो आपको मैंने डोपिंग भी बता रखा है। देखिए, डोपिंग का मतलब होता है कि गलत तरीके से यहाँ पर अपने शरीर की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको बढ़ाना, ताकि आप खेल के अंदर जो है अच्छा प्रदर्शन कर सके, जिसके अंदर गलत तरह की दवाई वगैरह ले करके या इस तरह से करके यहाँ पर करते हैं कई सारे खिलाड़ी, ताकि और खिलाड़ियों की तुलना में वो अच्छा परफॉर्म कर सके, ठीक है? तो वो डोपिंग होता है। और एक होता है उसी के अंदर आपका कि खिलाड़ी के अंदर क्या करते हैं, वो कुछ हफ्ते पहले जो है खिलाड़ी को रक्त चढ़ा देते हैं, खून चढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो इसे ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। क्लियर है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हेन अ प्लेयर इज गिवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्यू वीक्स बिफोर अ स्पोर्ट्स कंपटीशन, व्हाट इज इट कॉल्ड? तो आपका इसे हम बोलते हैं ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि 1927 में, देखिए अगेन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो बच्चे इस क्लास को, इस मतलब सैंपल पेपर के सॉल्यूशन वाली वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वो चैट सेक्शन में करेक्ट आंसर जो है वो गैस भी करते रहिएगा, बताते भी रहिएगा कि सर इसका ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, ठीक है? बाकी मैं आपको आंसर्स यहाँ पर बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है? देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ आईओए जो है इसका गठन किया गया, ठीक है जी? इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे बच्चों, वो थे हमारे सर दोराबजी टाटा जी, ठीक है? तो सी वाला जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का बच्चों हम एक लाइक टारगेट रख लेते हैं, वो है हमारा 1007 लाइक्स का। जी हाँ बच्चों, 1007 लाइक्स का हमारा
पूरा का पूरा टारगेट है जो कि इस एंटायर वीडियो का है, ठीक है। यानी कि ये लाइक का टारगेट हम लोगों को कब तक कंप्लीट करना है, 17 फरवरी तक यहाँ पर हमें कंप्लीट कर देना है। कोशिश कीजिएगा अगर आज ही कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये लाइव एंड होने से पहले एटलीस्ट यहाँ पर 111 लाइक्स तो कंप्लीट कर ही दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा टारगेट है लाइव एंड होने से पहले का, तो ठोको लाइक। चलिए यहाँ पर देखिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि इन 1927 द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA वाज फॉर्म्ड, हु वाज इट्स फाउंडिंग प्रेसिडेंट। तो ये हो जाएंगे हमारे सर दोराबजी टाटा जी, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया, ठीक है। तो भारतीय ओलंपिक संघ का जो गठन किया गया बच्चों वो 1927 के अंदर किया गया, 1927 के अंदर किया गया। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन वाज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड, तो 1927 के अंदर इंडियन ओलंपिक जो है वो यहाँ पर फॉर्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि जो कि मस्तिष्क की संपूर्ण स्थिर स्थिति क्या कहलाती है, ठीक है। व्हाट इज द कंप्लीट स्टेबल स्टेट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड। तो ये कहलाता है बच्चों आपका ध्यान। जब हम पूरी तरह से यहाँ पर ध्यान लगा लेते हैं, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से यहाँ पर ध्यान लगा लेता है ना, इस तरह से इस स्थिति में बैठ जाता है कि हाँ भाई अब तो मैं पूरा यहाँ पर ध्यान लगाऊंगा, समझ रहे हैं, पूरा एकदम स्टेबल कर लेता है अपने माइंड को। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मस्तिष्क की संपूर्ण स्थिर स्थिति ये कहलाती है ध्यान बच्चों आपका, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज द कंप्लीट स्टेबल स्टेट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड। तो आपका यहाँ पर ध्यान जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा कि ग्रीष्मकालीन आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है जो ग्रीष्मकालीन आधुनिक ओलंपिक खेलें होती हैं, यानी कि समर जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स होती हैं उसके बारे में हमें ये कुछ स्टेटमेंट दे दिया है और इस पर हमें विचार करना है। तो चलिए जी इस पर विचार कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि इसकी जो शुरुआत हुई है 1896 ईस्वी में एथेंस यूनान में हुई है, ठीक है जी। सेकेंड यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि बैरन पेरी डी कोबर्टीन को इनका श्रेय जाता है, ओके जी। यहाँ पर थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि 2024 व 2028 के ओलंपिक्स पेरिस व न्यूयॉर्क में प्रस्तावित है ये, ओके। एंड लास्ट में है आपका IOC इनका दायित्व व जिम्मेदारी लेता है। तो देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें बोली जा रही है वो सारी चीज़ें बच्चों आपका यहाँ पर सही है बिल्कुल, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द समर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, एंड इस तरह से ये यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। और इस हिसाब से अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो वो हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए बच्चों। देखिए जितना ज़रा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़रा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। ये लाइव एंड होने से पहले 111 लाइक्स का जो हमारा टारगेट है इसको कंप्लीट करवा दीजिएगा। अगर आप 111 लाइक्स के टारगेट को कंप्लीट करवा देते हैं इससे हमारा जो मोटिवेशन है बच्चों ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वीडियोज़ को बनाने के लिए, ठीक है। और ओवरऑल हमारा जो लाइक का टारगेट है वो 1000 से ऊपर का लाइक का टारगेट है, तो उसको भी जरूर कंप्लीट करवा दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आ गए छठे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोला गया है कि सही मिलान कीजिए। तो चलिए जी सही मिलान कर देते हैं। यहाँ पर पहला है अंधापन, ठीक है। तो अंधापन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा अपना परिचय देना, ठीक है, इस तरह से करके। नेक्स्ट है बातचीत में मुश्किल होना। तो बातचीत में मुश्किल होने की बात करें तो एक सेकेंड, अंधापन, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। फर्स्ट का आपका सी हो गया। सेकंड जो है आपका यहाँ पर बातचीत में मुश्किल होना, इसका हो जाएगा आपका वाक चिकित्सा। थर्ड है सुनने की मुश्किल, कई लोगों को सुनने में मुश्किल होता है, तो इसका क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब होगा व्यक्ति के कंधे पर चप चप आना, ठीक है। और लास्ट में हमारा यहाँ पर शिष्टाचार। तो शिष्टाचार में हम यहाँ करेंगे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, इस तरह से ना दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे। तो ये आप यहाँ पर इस तरह से मिलान कर सकते हैं।
और करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाइंडनेस, तो आपका ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये हो जाएगा इंट्रोड्यूस वन, जो कि वन सेल्फ। ठीक है, यानी खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। नेक्स्ट है आपका डिफ़िकल्टी इन कन्वर्सेशन, तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका स्पीच थेरेपी से ठीक हो सकता है। नेक्स्ट हियरिंग जैसे कि डिफ़िकल्टी, तो हियरिंग डिफ़िकल्टी की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जैसे कि क्लीनिंग ऑन अ पर्सन्स शोल्डर। एंड लास्ट में है आपका यहाँ पर एथिक्स, एंड ये हो जाएगा आपका बिहेव विथ अदर्स। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो ये ए है बच्चों, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से हृदय के कार्य बताइए, यानी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो हमारा जो दिल होता है बच्चों, इस तरह से, ठीक है, आपने अक्सर यहाँ पर दिल बना हुआ देखा ही होगा। और अभी तो वैलेंटाइन डे गुजरा है जो वैलेंटाइन डे वाला दिन होता है वो गुजरा है, तो वहाँ पर तो कितने ही दिल वाले फोटो फाटू आपने देख ही लिए होंगे। तो इसका काम भी बता देते हैं भैया कि ये जो दिल होता है हमारा, इसका काम क्या होता है। तो देखिए, दिल का काम होता है सामान्य प्रवाह करना, यानी जनरल सर्कुलेशन जो होता है उसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है बच्चों, क्या होता है, ब्लड वो फ्लो होता रहता है हमारी नसों के अंदर। ठीक है, तो उन सब में मदद करना, ये आपका ए ऑप्शन जो दे रखा है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर कि फेफड़े संबंधित प्रवाह, इसमें भी हमारी मदद करता है ये। ठीक है, और हृदय दर का नियोजन करता है, जो आपका यहाँ पर हार्ट रेट होता है उसको रेगुलेशन में लाता है ये। ठीक है, यानी रेगुलेट करता है एक तरह से। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है, एकदम ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन बच्चों आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो जनरल सर्कुलेशन में आपका ये काम आता है। ठीक है, और जैसे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में काम आता है, और रेगुलेशंस ऑफ हार्ट रेट इसके अंदर ये काम आता है। तो ऑल ऑफ द अबव आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पर कितने बच्चे वॉचिंग पर है, लगभग 17 बच्चे वॉचिंग पर है। ठीक है, अभी के टाइम पर 17 बच्चे वॉचिंग पर है, और लाइक की संख्या है केवल और केवल यहाँ पर 10। तो लाइक की संख्या को बढ़ाइए बच्चों। ये लाइव एंड होने से पहले पहले 111 लाइक्स का जो हमारा टारगेट है इसको कंप्लीट करना है। अगर आप 111 लाइक्स टच करवा देते हैं तो मैं आप सभी बच्चों के लिए क्लैप करूंगा कि वाह, सभी बच्चों ने 111 लाइक्स का जो हमारा टारगेट है इसको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि स्थायित्व की अधिक आवश्यकता कहाँ होती है। वेयर इज परमानेंट स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड मोर। ठीक है, तो अगर स्थायित्व की बात करें तो शूटिंग के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है परमानेंट स्टेबिलिटी की। ठीक है, मान लीजिए कि एक यहाँ पर व्यक्ति है इस तरह से, है ना, वो ओलंपिक में गया हुआ है। ठीक है, ओलंपिक में ये जा करके शूटिंग का जो गेम होता है वो खेल रहा है। तो इस तरह से ये जो शूट करेगा, ठीक है, अगेन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से ये किसी भी जगह पे जब निशाना लगा रहा होगा ओलंपिक गेम्स के अंदर, तो यहाँ पर इसका स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी यहाँ पर जो निशाना है बिल्कुल पक्का लग पाएगा बच्चों, है कि नहीं। अगर ये स्टेबल नहीं है तो निशाना इधर उधर कहीं लग सकता है जा करके। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो शूटिंग होता है वहाँ पर स्थायित्व की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कई बार ये देखिए बच्चों, पेपर में ना हिंदी में जो क्वेश्चन आपको दे देगा वो कंफ्यूज करने के लिए देगा, इसीलिए अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो इसी का इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़े, जरूर से जरूर पढ़े बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं कि वेयर इज परमानेंट स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड मोर, तो आपका यहाँ पर शूटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि हर्बर्ट शेल्डन द्वारा बताई गई व्यक्तियों के श्रेणी में यह किसमें आता है, इनका शरीर किसी खिलाड़ी जैसा होता है, मतलब किस खिलाड़ी जैसा होता है, वह उनके शरीर की संरचना संतुलित होती है। इस प्रकार के व्यक्ति मांसपेशियों का आकार जल्दी एवं सरलता से बढ़ने की स्वास्थ्य रखते हैं ये। ठीक है, तो ये बताना है ये किस तरह के व्यक्ति होते हैं बच्चों। तो ये आपका मेसोमॉर्फ टाइप के व्यक्ति होते हैं। किस तरह के व्यक्ति होते हैं बच्चों, मेसोमॉर्फ टाइप के। और देखिए मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि ये क्या क्या होता है, आपका मेसोमॉर्फ क्या होता है।
ठीक है, एंडोमॉर्फ क्या होता है, इनके बारे में पूरा मैंने आपको समझा रखा था बच्चों। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूं तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और इन सब के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आज मैं ना एक अभी सेकंड लाइव भी लूँगा जिसके अंदर हम अपना पूरा वन शॉट का रिवीजन करेंगे, पूरे सिलेबस में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, आपका केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया और भी सारी चीज़ें हो गई, तो उनका हम पूरी तरह से रिवीजन यहाँ पर करने वाले हैं। तो उस लाइव को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उसके अंदर हम बहुत और भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, इसको एक बारी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं एक बारी पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, ठीक है, और एक्टोमॉर्फ, इनमें क्या अंतर होता है बच्चों। तो जस्ट अ सेकेंड, और ये हमारा पीडीएफ हो गया ओपन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मैंने एक्स्ट्रा पीडीएफ ओपन किया है। ठीक है, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था। तो 7वां क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, जस्ट अ सेकेंड। ये 1 मिनट, ये रहा, देखिए ये कुछ व्यक्तियों के प्रकार है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो हर्बर्ट सेल्डन जो कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इन्होंने व्यक्तित्व को 3 तरह से बांटा कि दुनिया में 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो यहाँ पर होते हैं एंडोमॉर्फी, ठीक है, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। ठीक है, ये 3 तरह के व्यक्तियों की क्या खासियत होती है यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। एक थोड़ा सा पतला और लंबा होता है, एक थोड़ा सा यहाँ पर मोटा टाइप के होते हैं, और एक हेल्दी होते हैं, एकदम डोले सोले वाले। ठीक है, इस तरह से। तो ये 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। इन तीनों की खासियत भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, की तीनों के बारे में क्या खासियत बताई गई है। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आपका जो मेसोमॉर्फ है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेसोमॉर्फ के बारे में ना मैं आपको समझा भी देता हूँ। देखिए इनके बारे में क्या बताया गया है कि इनका शरीर किसी खिलाड़ी जैसा होता है, ठीक है, और वो उनके शरीर की संरचना संतुलित होती है। मैं एक बारी ना मेसोमॉर्फ, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर देखिए जिसके बारे में बताया गया है क्वेश्चन के अंदर, सीधा सीधा जिसके बारे में बताया गया है आपको, ठीक है, आपको उसी के बारे में मैं सीधा सीधा दिखा देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन के अंदर बताया गया था बच्चों आपका मेसोमॉर्फ के बारे में। ठीक है, तो ये आप देखिए मेसोमॉर्फी जो लोग होते हैं ये दोनों मतलब ठीक ठाक हाइट और ठीक ठाक वेट के होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, वो किसी भी खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग आ गए 10वें क्वेश्चन के अंदर। 10वां क्वेश्चन जो रहने वाला है हमारा अभिकथन और कारण वाला रहने वाला है। तो यहाँ पर अभिकथन देखिए क्या कह रहा है कि 1950 में शारीरिक शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए केंद्रीय शारीरिक शिक्षा सलाहकार परामर्श बोर्ड बनाया गया। ठीक है, 1950s की बात हो रही है, जिसके अंदर शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित जो भी मामले होंगे उसके लिए एक अलग से यहाँ पर बोर्ड बना दिया गया, जिसका नाम दिया गया केंद्रीय शारीरिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड। ठीक है, जो ये परामर्श का यानी कि सलाह देने का काम करेगा कि क्या चीज़ हमें करना चाहिए और क्या चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सब यहाँ पर कौन देख रेख करेगा? तो ये सब हमारे ये जो इसके लिए बोर्ड बनाया गया है वो देख रेख करेंगे शारीरिक शिक्षा से संबंधित मामलों को। और यहाँ पर देखिए कारण क्या कह रहा है कि प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। इस आयोजन से भारतीय युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए। ठीक है, तो प्रथम एशियाई खेल जो था वो 1951 के अंदर नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित किए गए थे। और जो ये आयोजन किया गया प्रथम एशियाई खेलों को, तो इससे कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि जो भारतीय युवा है यानी कि इंडिया का यूथ है, इंडिया के जो जवान लोग हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, मोटिवेट हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बातें बोली जा रही है दोनों चीज़ बिल्कुल सही बोली जा रही है। तो इस हिसाब से जो आपका ए वाला ऑप्शन है कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सेम यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं और सेशन और रीजन दिया गया है आपका, एंड ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 14 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या हो चुकी है हमारी 14। तो ये जो 14 लाइक की संख्या है इसको बढ़ाइए और 111 लाइक्स का जो हमारा टारगेट है इसको कंप्लीट करवाइए बच्चों, क्योंकि 111 लाइक्स का टारगेट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है मुझे लगेगा कि जो मैंने एक्स्ट्रा मेहनत किया है इस सैम्पल पेपर को बनाने में वो मेरी मेहनत रंग लाई है।
ठीक है, जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और छांट करके यहाँ पर सैंपल पेपर के अंदर ऐड कर रखे हैं आप सभी बच्चों के लिए, ताकि आपका आज का पेपर और 17 फरवरी का पेपर अच्छा जाए। तो वो मेहनत कहीं ना कहीं मेरी रंग लाई है, ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन कह रहा हूँ, 11वां क्वेश्चन देखिए कि 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों से वापसी करने की क्षमता को कहा जाता है। तो जब प्रतिकूल परिस्थितियों से यहाँ पर वापसी किया जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर बच्चों लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्स सर्कमस्टेंसेस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों कि CWSN के साथ व्यवहार करने वाले शिक्षक कौन होते हैं, ठीक है। तो ये CWSN का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। 85 बार वैसे मैंने आपको बता रखा है। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा और करेक्ट आंसर कमेंट करेगा उसके कमेंट को यहाँ पर मैं हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ठीक है। और अगर आप चाहे तो जो लाइव अभी हमारी क्लास चल रही है उसमें भी जाके आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये CWSN जो बच्चे होते हैं, जो यहाँ पर स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके साथ व्यवहार करने वाले शिक्षक कौन होते हैं। तो उनके साथ व्यवहार करने वाले जो शिक्षक होते हैं वो विशेष शिक्षक होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? विशेष शिक्षक, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, हु इज द टीचर हु डील्स विद CWSN। तो स्पेशल एजुकेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि किसके अनुसार पेशीय गति विज्ञान फिजियोलॉजी को सभी जीवित जीवों के आंदोलन व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये हमारा है वर्क आर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि अकॉर्डिंग टू हुम साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मूवमेंट बिहेवियर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वर्क आर के ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों कि खेलों में खेल उपकरणों की बदलती प्रवृत्तियों का क्या लाभ नहीं हुआ है, ठीक है। जो स्पोर्ट्स के अंदर हमने ये देखा है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंज हुए हैं, ठीक है। तो उसका क्या लाभ हमें देखने को नहीं मिला है। तो इसका एक हमें ये लाभ नहीं देखने को मिला है कि ओलंपिक व प्रतिस्पर्धा का भावना जो है उसका विकास ना होना, ठीक है, यानी लैक डेवलपमेंट ऑफ ओलंपिक्स एंड जैसे कि कंपटीशन स्पिरिट। देखिए डे बाय डे हम लोग मॉडर्न तो होते जा रहे हैं, नई नई चीज़ों को अडेप्ट तो करते जा रहे हैं, लेकिन एक कंपटीशन की जो भावना आना चाहिए, एक ओलंपिक्स की जो भावना आना चाहिए वो नहीं आती है बच्चों के अंदर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए और यहाँ पर सेजू श्रीवास्तव लिखते हैं चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। वाओ वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। CWSN का मतलब होता है बच्चों चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। क्लियर है बच्चों। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन जो सो कि इन स्पोर्ट्स करके। तो लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओलंपिक्स एंड कंपटीशन स्पिरिट ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और 24 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या हो चुकी है 20। वाओ, तो ये जो लाइक की संख्या 20 है इसको बढ़ाइए बच्चों। और यहाँ पर 111 लाइक्स का जो हमारा टारगेट है, इस लाइक के टारगेट को कंप्लीट करवाइए। इससे हमारा जो इंटरनल मोटिवेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बच्चों आपको इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। और आज जो आपका पेपर होगा उसका हम आंसर की भी जरूर लेकर के आएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है बच्चों कि खेलो इंडिया जो आपका प्रोग्राम है, तो खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी बच्चों आपका सन 2018 के अंदर, ठीक है। तो इस टाइम पे खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। क्लियर है बच्चों। चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसी क्वेश्चन का एक बार इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं कि व्हेन डिड द खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट। तो 2018 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा आसन लंबाई बढ़ाने के लिए लाभकारी होता है। इनमें से कौन सा योगा का आसन है बच्चों जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लंबाई को बढ़ाने के लिए। तो वो हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर ताड़ आसन, ठीक है। ये योगा का एक ऐसा आसन है जिससे कि लंबाई को बढ़ाया जा सकता है समय रहते।
ठीक है, क्योंकि एज के हिसाब से ही आपका लंबाई बढ़ता है, एक एज के बाद लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे को आप देखते होंगे जिसकी हाइट थोड़ी सी कम रह गई है इस तरह से, है ना, समाज में बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं ऐसे जिनकी हाइट जो है थोड़ी कम रह जाती है और अभी उनकी उम्र है कि हाँ उनकी हाइट जो है और इंक्रीज हो सकती है, तो उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं कि अरे भैया ताड़ासन कर ले यार, ताड़ासन में बहुत बेनिफिट होगा तेरे को। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये आसन से लंबाई को बढ़ाया जा सकता है, लंबाई बढ़ाने में ये लाभकारी होता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन्स इज बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग हाइट, तो आपका ताड़ासना करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन क्या है कि अनुलोम विलोम किस प्राणायाम का दूसरा नाम है। तो जो अनुलोम विलोम है बच्चों, ये आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम का दूसरा नाम है। किसका दूसरा नाम है बच्चों? नाड़ी शोधन प्राणायाम का। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, अनुलोम विलोम इज अनदर नेम फॉर विच प्राणायाम, तो नाड़ी शोधनम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां कह रहा हूँ 18वां क्वेश्चन देखिए बच्चे, यहाँ पर इस तरह से है, सही कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो सही कथन यहाँ पर ये ए वाला है बच्चों कि साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ पर साइकोलॉजी जो शब्द है आपका ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, इस तरह से आप यहाँ पर कह सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? और यहाँ पर 41 बच्चे वॉचिंग पर है। कितने बच्चे वॉचिंग पर है? 41 बच्चे यहाँ पर वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या है 21, तो इसको बढ़ाइए और 111 लाइक्स का टारगेट हमारा कंप्लीट करवाइए बच्चों। ठीक है, अभी के लिए एटलीस्ट 41 ले जाइए, फिर 111 तक इसको कंप्लीट करवाइए। जैसे ही 111 लाइक्स कंप्लीट होगा तो मैं क्लैप करूंगा आप सभी बच्चों के लिए कि आप सभी बच्चों ने कर दिखाया। 111 लाइक्स का जो हमारा टारगेट है इसको कंप्लीट कर दिया, फोड़ दिया एकदम, है ना। चलिए अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर और इसके अंदर टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि करके। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया तथा इसकी दो शक्तियां लिखिए। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, जिसे हम यहाँ पर भारतीय ओलंपिक संघ कहते हैं हिंदी में, इसका जो गठन हुआ ये 1927 में हुआ और IOA का गठन किया गया। ठीक है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ IOA का गठन किया गया, जिसमें सर दोराबजी टाटा जो थे वो संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, ये रतन टाटा के ही उनसे जुड़े हुए हैं और डॉक्टर AG नोहरेन सचिव के रूप में साथ थे और इसका प्राथमिक उद्देश्य देश में ओलंपिक आंदोलन को विकसित करना तथा सुरक्षित करना था। जो देश के अंदर एक ओलंपिक आंदोलन सा चला हुआ था उसको यहाँ पर और आगे बढ़ाना था। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, और यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA की शक्तियों की अगर हम बात करें तो आप लिखेंगे सदस्य, यूनिट, इकाई या फिर एसोसिएशन, संस्था के रूप में विरुद्ध अनुसाधात्मक कार्यवाही देखने को मिलती है। किसी खिलाड़ी और पदाधिकारी या कोच के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप देख सकते हैं कि व्हेन वाज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड एंड राइट इट्स टू पावर्स। ठीक है, तो इंडियन ओलंपिक जो आपका ये एसोसिएशन है ये 1927 में बना और इसको जो फॉर्म किया गया था वो विथ सर जो दोराबजी टाटा जो थे एज अ फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे इसके। ठीक है, एंड डॉक्टर AG नोहरेन जो थे वो सेक्रेटरी थे इसके अंदर। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डेवलप जैसो कि एंड प्रोटेक्ट द ओलंपिक मूवमेंट इन द कंट्री। ठीक है, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, प्राथमिक उद्देश्य था। पावर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, इसका क्या पावर होता है? तो डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अ मेंबर यूनिटी और एसोसिएशन। ठीक है, यूनिट और एसोसिएशन। और नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिनरी एक्शन जैसो कि अगेंस्ट अ प्लेयर, ऑफिशियल और कोच। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके पावर्स होते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग आ गए हैं 20वें क्वेश्चन के अंदर, जो अगेन हमारा आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा यहाँ पर कि ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हृदय के कार्यों के बारे में बताइए। तो जब आपको मैंने बोला हृदय के कार्यों के बारे में आप बताइए, तो आप बोलेंगे सर जी दिल का काम तो यही होता है, धक धक करना, धक 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 ऐसे धक धक करना, यही दिल का काम है। तो देखिए बच्चों वो तो काम है ही, दिल तो धक धक अपना करता ही रहता है, लेकिन उसका एक्चुअल काम समझिए अब। तो देखिए
हृदय के मुख्य कार्य जो कि नीचे दिए गए हैं। पहला, ये शरीर के सभी मार्ग में शुद्ध रक्त का यहाँ पर संचालन करता है। इसे प्रणालीगत संचालन यानी कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहा जाता है। यानी कि हमारे बॉडी के अलग अलग जो मार्ग होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये पूरी तरह से ब्लड को पंप करता है। ठीक है, ये किसका काम होता है? ये आपके हार्ट का काम होता है ना। जैसे मेरा हार्ट आप सभी बच्चों के हार्ट से जुड़ा हुआ है, तो उसी तरह से हमारे हार्ट का काम जुड़ा होता है इन चीज़ों से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए कि बोला गया है यह शरीर के सभी मार्गों में यहाँ पर अशुद्ध रक्त को जो सो कि रुद्ध के लिए फेफड़े में पहुंचाता है। इसे फेफड़े संबंधी प्रवाह यानी कि जो सो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, यह रक्त को नियंत्रित करता है, यानी जो ब्लड होता है इसको ये कंट्रोल करता है, और यह हृदय दर को नियंत्रित करता है, जो हमारा हार्ट रेट होता है ना उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, आप मुझे चैट सेक्शन में बताइए कि 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह नियमित व्यायाम से दिल की दक्षता में सुधार करता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम डेली बेसिस पर व्यायाम वगैरह करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, तो हमारी जो दिल की यहाँ पर दक्षता है, ठीक है, एक कैपेसिटी वगैरह कह सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा। तो ये हृदय के कार्य है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ हार्ट, एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इट कंडक्ट्स प्योर ब्लड थ्रू ऑल द पैसेजेस ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। एंड है अगला है आपका, इट कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन। जो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जगह पे जो इम्प्योर ब्लड होता है यानी कि अशुद्ध खून होता है, उसको ये प्योरीफाई करने के लिए यहाँ पर किसके पास भेज देता है कि ये लंग्स के पास भेज देता है कि अरे लंग्स भैया इसको साफ कीजिए ना। एंड दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड इट्स रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, इट रेगुलेट्स हार्ट रेट, एंड रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर हार्ट के फंक्शंस के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड एक हार्ट मेरी तरफ से भी आप सभी बच्चों के लिए। और लाइक का जो हमारा सिलसिला है उसको चलाते रहिए। लाइक का टारगेट कंप्लीट करना है हमें 111 लाइक्स का। ठीक है, बबली प्रजापति गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंजलि गुड मॉर्निंग। और आप मुझे बताएंगे कि अभी हमने जो 18 MCQ किया उसमें से आपके कितने सही नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए परफेक्ट। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 21वां क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पर 21वें क्वेश्चन के अंदर देखिए बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में मानसिक दृढ़ता को समझाइए। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। एक्सप्लेन मेंटल टफनेस इन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में आंसर ऐसे लिखेंगे आप, मानसिक दृढ़ता। ठीक है, यानी कि मेंटल टफनेस। तो अगर हम मानसिक दृढ़ता की बात करते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि यह एक व्यक्ति की विशेषता है जो तनाव और दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। कि भैया एकदम जो टेंशन उनसन होता है ना, उसके अंदर हम अपना बेटर से बेटर परफॉर्मेंस निकाल करके लेकर के आए, उस चीज़ में ये हमारा बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्या? मानसिक दृढ़ता अर्थात मेंटल टफनेस। ठीक है, और यह चरित्र, लचीलापन और दृढ़ता जैसे गुणों से संबंध रखता है। ठीक है, ये आपका कैरेक्टर हो गया, ठीक है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी हो गया इस तरह से, और जो आपकी दृढ़ता है, टफनेस है, इनके क्वालिटीज़ को ये मतलब इनसे रिलेट करता है। नेक्स्ट, मानसिक दृढ़ता वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों, असफलताओं एवं नकारात्मक घटनाओं का सामना सतत प्रयास, दृष्टिकोण, व्यवहार और उत्साह के साथ करता है। यानी कि मेंटल टफनेस वो स्टेज होता है बच्चों, जब अगर आप मानसिक रूप से एकदम टफ हो जाएंगे, ठीक है, तो आप किसी भी तरह की जो समस्या है आपके जीवन में उसका सामना कर सकते हैं, है कि नहीं। मान लीजिए कि आपने आपके पास जो है यहाँ पर 500 का नोट है, भगवान ना करे और वो 500 का नोट कहीं गिर जाता है, ठीक है, तो आपके दिमाग में टेंशन हो जाएगा कि अरे भैया 500 रुपया का नोट हमसे खो गया यार, 500 रुपया का अमाउंट है ये, है ना। इस तरह से एक टेंशन हो जाता है। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से यहाँ पर दृढ़ है तो आपको उतना टेंशन नहीं होगा। आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कोई बात नहीं, 500 रुपये तो है, जिसके नसीब में होगा उसके पास चला जाएगा, अगर मैं एक सच्चा व्यक्ति होऊंगा तो मुझे दोबारा मिल जाएगा। तो आप मानसिक रूप से यहाँ पर दृढ़ है ना, मेंटली टफ है बहुत ज़्यादा, तो आप इतना ज़्यादा टेंशन वंशन नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मतलब ये चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बोला, जो यहाँ पर लिखी गई चीज़ें वो आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, मानसिक दृढ़ता एक एथलीट की चुनौतियों, गलतियों और विफलताओं का सामना करने की क्षमता को स्पष्ट करती है। ठीक है, कि भैया वो जो है यहाँ पर
किस तरह से यहाँ पर अपने फेलियर्स मिस्टेक वगैरह कैसे हैंडल करेगा उसको पूरा ये क्लियर करती है ना। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। क्लियर है? परफेक्ट परफेक्ट। जी मेरे 2000 रुपये गिरा था बट मेरे को कोई टेंशन नहीं हुआ। ठीक है, यादव यूनसी सतीश कुमार यादव, वाह चलिए चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। तो 27 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या हो चुकी है हमारी 29। तो इस लाइक की संख्या को बढ़ाइए और 111 लाइक्स का जो हमारा टारगेट है इसको कंप्लीट करवाइए बच्चों। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि परीक्षण एवं मापन को परिभाषित कीजिए। जो आपका परीक्षण होता है और मापन होता है इसको आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। तो देखिए इसके बारे में मैंने आपसे कई बार बात कर रखा है कि परीक्षण और मापन क्या होता है, टेस्टिंग और मेजरमेंट क्या होता है। फिर भी एक बार इसको बड़े ध्यान से समझ लेते हैं ताकि अगर आज के पेपर में और 17 तारीख के पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इजीली आप इसका आंसर कर सके। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर बच्चों। ओके, तो देखिए परीक्षण की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यानी कि टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। इसका संबंध किसी ऐसे विशेष उपकरण, साधन, प्रक्रिया या तकनीक से होता है जो प्रशासक द्वारा परीक्षण देने वाले से उत्तर या निष्कर्ष को खोज निकालता है। ठीक है, जिसके अंदर ना हम कोई चीज़ टेस्ट करते हैं बच्चों, कुछ भी चीज़ हो सकता है वो। ठीक है, तो ये चीज़ आपका इसके अंदर आप लिख सकते हैं। अब हम बात करें मापन की, तो मापन में आ जाएगा मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायता करता है। ठीक है, जिसमें आंकड़ों को एकत्रित करने में विभिन्न उपकरणों तथा तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बैरी एल जॉनसन तथा जैक जोसुकी नेल्सन, है ना। मापन में क्या होता है, किसी चीज़ को मेजर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर दूध लेकर के आते हैं तो क्या लेते हैं, दूध में बोलते हैं भैया 500 जो आपका ml दूध है, मिलीलीटर, इस तरह से ना। ठीक है, वो हमें दे दीजिए इस तरह से, या फिर बोलते हैं 1 लीटर दूध दे दीजिए हमें, तो ये 500 ml या फिर 1 लीटर, ये क्या हुआ, ये मेजरमेंट हुआ, मापने का तरीका हुआ दूध को। उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि मापन जो होता है वो मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक होता है, इवेल्यूट करने में चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसमें आंकड़ों को एकत्रित करने में विभिन्न उपकरणों तथा तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जो भी डेटा आता है उसको अलग अलग यहाँ पर टेक्निक से पूरा अच्छे से देखते हैं और फिर हम यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। और जैसे बताया गया है बैरी एल जॉनसन तथा जैक नेल्सन करके। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिफाइन टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। एंड टेस्ट के बारे में आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मेजरमेंट के बारे में इस तरह से लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स इन द इवोल्यूशन प्रोसेस इन विच वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू कलेक्ट डेटा लाइक बैरी एल जॉनसन एंड जैक नेल्सन। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, कई बार मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पर कि डोपिंग की अवधारणा को विस्तार से लिखिए। डोपिंग, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है बच्चों, और फिर से मैं आपको यहाँ पर डोपिंग के बारे में समझा देता हूँ कि ये डोपिंग होता क्या है यार। ठीक है, तो इसको मैं आपको अगेन एक कार्टून की सहायता से बताऊंगा, जिससे कि आप इजीली समझ सके कि ये डोपिंग क्या होता है भैया। ठीक है, तो ये मैं कार्टून एक बार निकाल लेता हूँ आप सभी बच्चों के लिए। देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो आपको कार्टून के अंदर दिख रहे हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। ठीक है, और रेस लगा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो ये वाला जो खिलाड़ी है ये तो सबसे आगे है, लेकिन ये वाला जो खिलाड़ी है ये सबसे पीछे रह गया हमारा। ठीक है, तो ये खिलाड़ी सोचेगा अरे भैया हम तो पीछे रह गए, हमको तो आगे जाना चाहिए इस तरह से, और ये खिलड़िया को हमको पीछे कर रहा है, रेस में हम सबसे पीछे रह गए, चलो यहाँ पर डोपिंग करते हैं। इस तरह से कोई सुई हुई निकालेगा और उस सुई के अंदर कुछ गलत दवाई होगी जो नहीं लेना चाहिए, वो दवाई क्या करेगा, अपने बॉडी के अंदर ये इंजेक्ट कर लेगा कि चलो वो इस तरह से लगाओ, और जैसे ही वो ये डोपिंग करेगा, जैसे ही वो सुई दवाई अपने शरीर में लगाएगा, एकदम इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी। अरे भैया हमारे शरीर में इंस्टेंट एनर्जी आ गया, भागो, इस तरह से करके, है ना। और ये धड़ल्ले से भागना यहाँ पर शुरू करेगा, और जो ये बंदा भागना शुरू करेगा एकदम इन सबसे आगे निकल करके आ जाएगा। इसी को डोपिंग कहा जाता है, यानी कि गलत तरीके से अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए यहाँ पर सुई दवाई, अवैध दवाई वगैरह लगाना जो बैंड है, जिससे कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन कर सके, ये हमारा डोपिंग कहलाता है बच्चों। क्लियर है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। डोपिंग की अवधारणा,
बड़े ध्यान से समझिएगा। डोपिंग शब्द वह शब्द है जो खेल के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है बच्चों? खेल के क्षेत्र में। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब एथलीट अपने खेल के प्रदर्शन को गलत तरीके से सुधारने के तरीकों पर यहाँ पर निषिद्ध पदार्थों का उपयोग करते हैं सामान्य तरीके से, इसे हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो एथलीट होता है अपने खेल प्रदर्शन को सुधारने के लिए इस तरह से जो यहाँ पर गलत दवाइयाँ होती हैं, गलत पदार्थ होते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो यही डोपिंग के अंदर आ जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे यहाँ पर बताया गया है कि खेलों में प्रतिबंधित प्रदर्शन वाले दवाइयों के इस्तेमाल को आमतौर पर डोपिंग कहा जाता है। और अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों द्वारा अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग खेल की भावना के खिलाफ है। कि भैया देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे, जब मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो ये जो व्यक्ति है, ये पीछे वाला, ये तो डोपिंग कर लिया, अपने शरीर के अंदर ऐसे सुई हुई मार करके अपने शरीर का एनर्जी बढ़ाया और भागने लग गया इस तरह से। लेकिन ये जो व्यक्ति था, ये सबसे आगे दौड़ रहा था, ये तो मेहनत से दौड़ रहा था। ठीक है। अब ये जब सबसे आगे हो जाएगा गलत तरीका अपना करके, इसको ये चीज पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं जो खेल की एक भावना रहती है माइंड में कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ इतना ज्यादा, तो वो भावना कहीं ना कहीं इससे आहत होगी, इससे बहुत ज्यादा वो इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है। तो ये चीज गलत है। तो वही चीज यहाँ पर बोला गया, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों द्वारा अधिकारियों का ये कहना है कि खेल प्रदर्शन वाली जो दवाइयाँ होती है, जिसके अंदर खेल प्रदर्शन को बहुत अच्छा करने के लिए गलत पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग जो है खेल की भावना के खिलाफ जाता है। ठीक है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट द कंसेप्ट ऑफ डोपिंग इन डिटेल एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। क्लियर है? चलिए, परफेक्ट। यस सर जी। हाँ, सतीश कुमार भी कह रहे हैं सर जी ये डोपिंग गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। और सभी बच्चे एक साथ चैट सेक्शन में फायर वाला और हार्ट वाला इमोजी भी लगा देंगे, जिससे मुझे पता चल सके कि आपका मोटिवेशन का लेवल अभी भी बना हुआ है। और 37 बच्चे वॉचिंग पर है और 37 लाइक्स हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे लगा नहीं था कि इतने ज़्यादा आप अभी भी मोटिवेटेड होंगे अपने एग्जाम को लेकर के, लेकिन आप सभी बच्चे खूब मोटिवेटेड है। ठीक है। तो आप सभी चैट सेक्शन में फायर और हार्ट वाला इमोजी जरूर लगाए, जिससे मुझे और पता चल सके कि हाँ, आपका मोटिवेशन का लेवल तो अभी बना हुआ है कि नहीं बच्चों? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। ओके। यहाँ पर देखिए बच्चों, इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ को विस्तार से समझाइए। जो शारीरिक शिक्षा का अर्थ होता है उसको हमें विस्तार से एकदम समझाना है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा, शारीरिक शिक्षा का मतलब शिक्षा का वह भाग है, यानी एजुकेशन का वो पार्ट है जिसमें हम स्वास्थ्य, खेल, खिलाड़ी, टूर्नामेंट, पोषण, चोट, शरीर व इसमें समाहित मस्तिष्क, ऑर्गन, आत्मा आदि का अध्ययन करते हैं पूरी तरह से। यानी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सब का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। जैसे आपका यहाँ पर स्वास्थ्य हो गया, खेल हो गया, खिलाड़ी हो गया, टूर्नामेंट हो गया, चोट हो गया, इन सब के बारे में हम यहाँ पर लर्न करते हैं, समझते हैं। ठीक है। और ये फायर वाला इमोजी, खुशी का सबसे ज़्यादा फायर वाला इमोजी है, पुनीत का हार्ट वाला इमोजी है, सतीश जी का यहाँ पर हार्ट वाला इमोजी है। क्या बात है। कुंदन साव तो यहाँ पर फूल भेज रहे हैं हमें, तो एकदम मेरी तरफ से फूल फूल एकदम, है ना, एकदम फुल फुल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए। तो ये यहाँ पर हमारा फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फिजिकल एजुकेशन का जो एजुकेशन दिया जाता है उसमें आप ये लिख सकते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य, खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी, टूर्नामेंट, पोषण, चोट व शरीर, इन सब चीज़ को यहाँ पर निहित करता है। इन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक नज़र में हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का वह भाग है जो स्वास्थ्य, खेल, खिलाड़ी, टूर्नामेंट, चोट, जैव यांत्रिकी, गति एवं शरीर व इसमें समाहित आत्मा, मन, बुद्धि, ऑर्गन इत्यादि अध्ययन करने में और इसके विकास में हमारी मदद करता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है। और मैं भी जब फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूँ ना बच्चों, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है ये वाला योगा का आसन कर लेता हूँ, इस टूर्नामेंट में मैं भी पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। तो मज़ा भी आता है फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने में ना, बहुत मज़ा भी आता है। समझ रहे हैं आप? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन डिटेल। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन इन विच वी स्टडी हेल्थ, स्पोर्ट्स प्लेयर्स,
tournaments, nutrition, injury, body and the brain, organ, soul, etc. Contained in it. ठीक है, at a glance we can say that physical education is that जो सो कि part of education which helps in the study and development of health sports. ठीक है, and players tournament injuries जो सो कि biomechanics, movement and body and the soul, mind, जो सो कि intellect, ऑर्गन्स एक्सेट्रा कंटेन इन इट. तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं. आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा. अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन नंबर सी के अंदर. ठीक है, जिसे हिंदी में हम खंड सी और अंग्रेजी में सेक्शन सी कहते हैं. और ये 15 नंबर का आपका रहने वाला है, जो आज आपका पेपर होने वाला है यानी कि 15 फरवरी को, और जो आपका 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसके अंदर. ठीक है, और सेक्शन सी शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अभी तक हमारा लाइक का टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ है. अभी तक सिर्फ हमारा यहाँ पर 30 लाइक्स कंप्लीट हुआ है बच्चों. ठीक है, और कितने बच्चे वॉचिंग पर है? लगभग 40 बच्चे वॉचिंग पर है. तो बहुत नाइंसाफी है, 40 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या केवल 30. इसको कम से कम 40 तो कीजिए रे बाबा, है कि नहीं? और 111 लाइक्स का तो हमारा टारगेट है ही, है ना. यही से मुझे ना एक हेरा फेरी मूवी का डायलॉग याद आया, जिसमें परेश रावल जी को बोला जाता है तोतला सेठ के द्वारा कि तुमको मेरा पैसा कब देगा. तो वहाँ पर बोलता है तुमको कितना पैसा देना है. तो तोतला सेठ बोलता है हमको इतना 20 लाख चाहिए, नहीं 40 लाख चाहिए, 40 लाख. तो फिर वो परेश रावल जी बोलते हैं उनको, बाबू राव जी जिनका उनमें कैरेक्टर है, तो बाबू राव यहाँ बोलता है कि 40 लाख के लिए तो हमको कम से कम 30-40 साल दे ले बाबा, 30-40 साल देगा बाबा, तभी तो हम तुमको 40 लाख देगा. तो ये ले 40 लाख ले ले. तो वो परेश रावल जी बोलना चाहते हैं कि 30-40 साल दे दो, नहीं तो मेरे से तुम 40 लाख ले लो सीधा सीधा. खैर, जोक से पार्ट. चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं. 25वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए. ठीक है, तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की बात करें तो आप लिख सकते हैं इसमें हमें शारीरिक शिक्षा की सेवाएं मिलती है, साथ ही साथ खिलाड़ी के आत्म सम्मान को विकसित करना. खिलाड़ी का जो आत्म सम्मान होता है ये यहाँ पर विकसित होता है इसके अंदर. एंड खेलों में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि होती है, खेलों के अंदर ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं. ठीक है, और खिलाड़ी की शारीरिक पुष्टि को विकसित करता है. खिलाड़ी की क्या करता है? ये शारीरिक पुष्टि को ये विकसित करता है. ठीक है, एंड आगे देखिए, गामक कौशल का विकास करना, साथ ही साथ शरीर यांत्रिकी के ज्ञान का विकास करना, समाजीकरण को विकसित करना और खेल के भावना में बढ़ोतरी करना, एंड विभिन्न खेलों के प्रति अभिप्रेरणा करना. तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं बच्चों. ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि लिस्ट द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, जिसके अंदर टू प्रोवाइड फिजिकल एजुकेशन सर्विसेज, to develop self-esteem of the players, to increase active preparations in sports, to develop physical fitness of the players, to develop motor skill. ठीक है, and to develop knowledge of body mechanism and develop करना socialization, increase करना sport जैसे कि मैनशिप and motivates towards various sports. तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों. ठीक है, आगे चलते हैं. अब हम लोग आ गए 26वें क्वेश्चन के अंदर. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि एक अच्छे नेता के किन्हीं 5 विशेष गुणों को समझाइए. ठीक है, जो एक अच्छा नेता होता है उसके क्या हमें गुण, क्या क्या क्वालिटीज हमें देखने को मिलती है बच्चों. तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है. बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर हमें आंसर लिखना कैसे. ऐसे क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, ये थॉट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके लिखना होता है. और देखिए ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर 50 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या हो चुकी है 48. वेरी गुड. तो 48 लाइक की संख्या हो चुकी है. इसको 111 लाइक्स तक कंप्लीट करवाइए. 111 लाइक्स अगर आप इस वीडियो पर कंप्लीट करवा देते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बच्चों. ठीक है, चलिए एक अच्छे नेता के 5 विशेष गुणों की बात करें तो इस तरह से लिखेंगे एक अच्छे नेता के गुण, जो कि इस प्रकार से. पहला, आकर्षक रूप, क्योंकि इससे व्यक्ति का प्रथम प्रभाव पड़ता है. ठीक है, लीडर कौन होता है बच्चों? देखिए लीडर वो होता है जो कई सारे व्यक्तियों को आगे आकर के लीड करता है. ठीक है,
एग्जाम्पल के लिए जैसे आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में जो मॉनिटर है बच्चों वो आपकी क्लास के लीडर होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप मॉनिटर को लीडर बने रहने देते हैं कि नहीं बने रहने देते हैं। वैसे देखा जाए टेक्निकली तो आपके क्लास के लीडर कौन है? आपके मॉनिटर है। जैसे प्रिंसिपल सर अगर आपकी क्लास में आएंगे तो आपके मॉनिटर से सीधा कोई सवाल जवाब पूछेंगे, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछेंगे कि हाँ किस सर का पीरियड है या किस मैम का पीरियड है ना, बच्चे बाहर क्यों घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास का जो लीडर है वो आपका मॉनिटर है, ठीक है, आपकी क्लास का। तो इस तरह से अब देखिए जो एक अच्छा नेता होता है, एक अच्छा जो लीडर होता है वो थोड़ा आकर्षक होना चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्रभाव डाल करके जाता है बच्चों, ठीक है। और ऑलमोस्ट 60 बच्चे वॉचिंग पर है, लाइक की संख्या 52 है, तो लाइक की संख्या बढ़ाइए बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा आगे बताया गया है कि वो थोड़ा-सा ना बुद्धिमान होना चाहिए, थोड़ा इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। यह व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा यह विभिन्न समस्याओं का सामना मतलब संभावित हल ढूँढने के योग्य होता है, ठीक है। तो अगर लीडर जो है हमारा थोड़ा बुद्धिमान होगा तो वो अलग-अलग तरह की परेशानियों के लिए हल ढूँढ लेगा, और वो अगर हल ढूँढ लेता है तो आम जो जनता है उसको भी काफ़ी आसानी होगी। शारीरिक शिक्षा के बुद्धिमान नेता के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है ये, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा का जो बुद्धिमान नेता है उसके लिए ये क्या सिद्ध हो सकता है? वरदान सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला जो लीडर होता है वो कर्मठ होना चाहिए। अब ये कर्मठ क्या होता है जी? तो देखिए एक नेता के लिए कर्मठ होना अति आवश्यक है। वास्तव में यह इस व्यवसाय की मौलिक आवश्यकता है, ठीक है। तो ये कर्मठ बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। अगला मैत्री व स्नेह से भरा हुआ होना चाहिए। इन गुणों का विकास शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों व ओलंपिक खेलों के गो का विकास शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों व और जो उसकी ऑल द्वार विशेष रूप से प्रशिक्षण व प्रतियोगिता के दौरान होता है। तो वो थोड़ा सा ना मित्रता पूर्वक होना चाहिए कि चलो और भाई कैसा है यार, इस तरह से है ना, थोड़ा सा अच्छा और स्नेह प्यार से भरा हुआ होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए परफेक्ट। और ऑलमोस्ट यहाँ पर 62 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या हमारी बहुत कम रह गई है। लाइक की संख्या यहाँ पर आपने करवा दिया है लगभग 52। तो 62 बच्चे वॉचिंग पर है और 52 यहाँ पर लाइक हो चुके हैं, तो लाइक की संख्या बढ़ाइए, ठीक है। और यहाँ पर एटलीस्ट जितने वॉचिंग पर है उतने लाइक तो कंप्लीट करवाते ही रहिए। अगला, एक अच्छे लीडर का यहाँ पर जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एक स्वस्थ नेता ही लंबी अवधि तक बिना थकावट महसूस किए कार्यरत रह सकता है ना। जैसे आप अगर एक लीडर बनते हैं तो आप अगर स्वस्थ रहेंगे तभी आप लंबी अवधि तक बिना थकावट के काम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए परफेक्ट परफेक्ट, आगे चलते हैं। यही सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, एक्सप्लेन एनी 5 स्पेशल क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। तो आंसर इस प्रकार से आपको लिखते हुए चलना है कि डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर लाइक अट्रैक्टिव जो कि अपीयरेंस होना चाहिए बिकॉज इट मेक्स द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटेलिजेंट होना चाहिए क्योंकि ये एबिलिटी है ऑफ अ पर्सन बाय विच ही इज एबल टू फाइंड पॉसिबल सॉल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम, ठीक है। तो इंटेलिजेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हार्ड वर्किंग होना चाहिए वो व्यक्ति। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर टू बी हार्ड वर्किंग इन फैक्ट इट इज़ एन बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस प्रोफेशन, यानी कि हार्ड वर्किंग तो होना ही चाहिए। ये एक बुनियादी यहाँ पर ज़रूरत है इस प्रोफेशन की, ठीक है। कि किसी को अगर यहाँ पर ये बनना है, आपका लीडर बनना है, तो ये चीज़ तो होना ही चाहिए। बैक बेंचर्स की जय हो। चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, फ्रेंडशिप एंड जैसे कि अफेक्शन होना चाहिए। वो थोड़ा सा मेल मिलाप दोस्ती टाइप का होना चाहिए जिससे कि वो किसी से भी इजीली यहाँ पर बॉन्डिंग बना सके। और उसका हेल्थ जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, गुड हेल्थ। ओनली अ हेल्दी लीडर कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जो एक हेल्दी लीडर होगा वही लंबे समय तक यहाँ पर काम कर पाएगा बच्चों। तो हेल्थ यहाँ पर उसका अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बच्चों। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 27वें क्वेश्चन के अंदर। 27वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि इस तरह से कि अक्षमता और विकार में कोई तीन विभिन्नताएं बताइए। जो अक्षमता होता है और जो विकार होता है उसमें तीन यहाँ पर क्या भिन्नताएं होती है, डिफरेंसेस बेसिकली आपको बताना है, जिसे अंग्रेजी में हम डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर कहते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के अंदर क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। बहुत सिमिलर सा डिफरेंस है, यानी कि बहुत कह लीजिए मिलता जुलता है, यहाँ अंतर हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम समझेंगे अक्षमता के बारे में, जिसे अंग्रेजी में हम यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों, अंग्रेजी में इसे हम कहेंगे आपका इस तरह से डिसेबिलिटी, ठीक है।
तो इसका आंसर देखिए, अक्षमता वह स्थिति है जिसके अंदर व्यक्ति किसी क्षति के कारण सामान्य जीवन संबंधित क्रियाओं को सामान्य रूप से नहीं कर पाता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा खासा है, फिर वो अपनी गाड़ी वगैरह से कहीं जा रहा है इस तरह से, है ना, और भगवान ना करे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है अपनी गाड़ी से, ठीक है, तो हो सकता है वो यहाँ पर क्या हो जाए, डिसेबल हो जाए वो व्यक्ति। डिसेबल मतलब कि वो पूरी तरह से पैरालिसिस आ जाए उसको, या कोई चोट लग जाए जिससे वो पूरी तरह से डिसेबल हो जाए, जिससे कि वो अपनी दैनिक जीवन में जो हमें काम करने चाहिए, खाना खाना, चलना टहलना और अन्य काम करना, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ये चीज हो गया। अगला, यह शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा बौद्धिक हो सकता है। ये शारीरिक भी हो सकता है डिसेबिलिटी, और बौद्धिक रूप से भी हो सकता है। कई बार आप देखते होंगे कि कुछ लोग जो है दिमाग से इस तरह से पागल टाइप के होते हैं, है ना, तो वो भी डिसेबल की कैटेगरी में आएंगे, है कि नहीं। अगला, यह व्यक्ति में जन्म तथा जीवन काल में कभी भी हो सकता है। ये व्यक्ति के अंदर जन्म से हो सकता है और जीवन काल में कभी भी डिसेबिलिटी का सामना वो कर सकता है, बाय बर्थ और लाइफ स्पैन में कभी भी। नेक्स्ट, अक्षमता विकार में विकसित नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर डिसेबल्ड है, क्या है, डिसेबल्ड है, तो वो यहाँ पर डिसऑर्डर में कन्वर्ट नहीं होगा। डिसऑर्डर मतलब किसी बीमारी में वो परिवर्तित नहीं होगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पर जिसका एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई बीमारी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता है बच्चों। इसलिए बोला गया है कि अक्षमता विकार में विकसित नहीं होता है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, अब समझते हैं हम लोग विकार क्या होता है। बड़े ध्यान से समझिएगा विकार के बारे में। कोई भी रुकावट अथवा विघटन जिसके द्वारा व्यक्ति को अपनी दैनिक जीवन संबंधी क्रियाओं को करने में मुश्किल आती है या दैनिक क्रियाओं को सही प्रकार से नहीं कर पाता है, विकार कहलाता है। ठीक है, कोई भी रुकावट अगर आ जाती है जिससे कि हम डेली बेसिस का जो हमारा काम होता है उसको नहीं कर पाते ढंग से, तो वही विकार होता है। जैसे हम डेली बेसिस पे मस्त चल फिर पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं, लेकिन अगर सडनली हमें बुखार हो जाए, है ना, इस तरह से फीवर आ जाए, तो हम अपना डेली बेसिस का काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसे ही हम यहाँ पर डिसऑर्डर कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये सामान्य तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। ये जो हमारा सामान्य तंत्रिका तंत्र होता है उससे ये रिलेटेड होता है बच्चों। ठीक है, कोई भी विकार शुरुआत में साधारण समस्या जैसा प्रतीत होता है, लेकिन बाद में एकदम वो छा जाता है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में अगर किसी को बुखार वगैरह होता है तो वो उसको क्या लगता है कि अरे यार नॉर्मली तो है, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर हम उसका समय रहते इलाज ना करें तो वो छा जाता है बच्चों। विकार बाद में अक्षमता में विकसित हो सकता है। अगर किसी को कोई विकार हो गया, कोई डिसऑर्डर हो गया, तो बाद में जाकर के वो यहाँ पर एक डिसेबिलिटी के अंदर जो है कि कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, डेवलप हो सकता है। ठीक है बच्चों, बाकी इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। एक सेकंड बच्चों, आप इंग्लिश मीडियम में जब तक देखिए। चलिए, तो आगे चलते हैं। अब ये इंग्लिश मीडियम में आपका आंसर है कि डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर में ये अंतर होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं 28वें क्वेश्चन के अंदर। 28वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है कि ब्लड डोपिंग किसे कहते हैं। जो ब्लड डोपिंग होता है वो किसे कहते हैं तथा इसके प्रकारों को समझाइए। तो अभी तक हमने समझा डोपिंग के बारे में, तो अब हम ब्लड डोपिंग के बारे में डिटेल में समझेंगे कि ब्लड डोपिंग होता क्या है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से यहाँ पर समझिएगा ब्लड डोपिंग के बारे में कि ये होता क्या है और इसके प्रकार कैसे हैं। मुझे डर लग रहा है सर, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, पेपर अच्छा जाएगा। फिजिकल एजुकेशन में ऐसा देखा गया है बच्चों, मैं आपको अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं सैम्पल पेपर्स के अंदर हमारे द्वारा, उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आते हैं, वो भी सेम टू सेम छप करके आते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का यहाँ पर लैंग्वेज चेंज होता है, नहीं, क्वेश्चन का लैंग्वेज भी चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा चेंजेस भी नहीं होते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर के अंदर। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ उनको बड़े ध्यान से करते हुए चलिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए ब्लड डोपिंग, इसमें क्या होता है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स जो होती है इनमें वृद्धि करने के लिए ये एक विधि है जो गलत है एवं प्रतिबंधित पदार्थों के प्रयोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 विधियां आती हैं। ठीक है, ब्लड डोपिंग क्या होता है बच्चों, इसके अंदर गलत तरीके से हम अपनी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जब रेड ब्लड सेल्स बढ़ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं हमें इंस्टेंट एनर्जी देगा।
अब देखिए ब्लड डोपिंग भी दो प्रकार की, मतलब इनकी जो विधियां होती हैं, इनके मेथड्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा कर लिया था। इसमें क्या होता है, खेल प्रतियोगिता से कुछ हफ्ते पहले खिलाड़ी के रक्त जो है चढ़ा दिया जाता है। इसे ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग कहा जाता है। ठीक है, जब भी कंपटीशन होने वाला है उससे कुछ हफ्ते पहले खिलाड़ी को यहाँ पर ब्लड चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और यही हमारा ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग की कैटेगरी में आता है। क्लियर है बच्चों। अगला होमोलोगस ब्लड डोपिंग। इसमें क्या होता है, जब एक व्यक्ति के शरीर से ताजा रक्त लेकर के सीधा दूसरे खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है, इसे हम होमोलोगस ब्लड डोपिंग कहते हैं। ठीक है, एकदम ताजा ताजा खून लिया और दूसरे खिलाड़ी के अंदर चढ़ा दिया, तो ये हमारा होमोलोगस ब्लड डोपिंग होता है बच्चों। ठीक है, इससे लाल रक्त कणिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स की संख्या में बढ़ोतरी करके मांसपेशियों में ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की पहचान की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकार मांसपेशियों की जो सहन क्षमता होती है, मसल की जो स्ट्रेंथ पावर होती है वो बढ़ जाती है और जो मांसपेशियों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है और खेल का प्रदर्शन और एरोबिक क्षमता बढ़ाने में ये सहायक होती है। जो खेल का यहाँ पर प्रदर्शन होता है, यानी कि ओवरऑल गेम का यहाँ पर जो वो होता है परफॉर्मेंस, वो इंक्रीज कर देता है हमारा, जो अगेन गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इज ब्लड डोपिंग एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। एंड ये आप देख सकते हैं ब्लड डोपिंग के अंदर क्या होता है, ये एक मेथड होता है इंक्रीज करने का द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स विच इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ रॉन्ग एंड प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज। देयर आर टू मेथड्स अंडर दिस। इसके अंदर दो मेथड आते हैं, ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग एंड होमोलोगस ब्लड डोपिंग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है। और ऑलमोस्ट यहाँ पर 66 लाइक 66 लाइक्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि एक रिमार्केबल लाइक का नंबर है। लेकिन इस 66 लाइक्स को हमें कितना लेकर के जाना है, इसी लाइव स्ट्रीम के एंड होने से पहले 111 लाइक्स तक हमें यहाँ लेकर के जाना है। जैसे ही 111 लाइक्स हमारा टच होगा, वैसे ही मैं आप सभी बच्चों के लिए क्लैप करूंगा। और वैसे तो हमारा ओवरऑल इस वीडियो का लाइक का टारगेट जो है 1000 से भी ऊपर है। ठीक है, यानी कि 1000 तो लगभग मान के चलिए, 1000 लाइक तो हमें ओवरऑल करना ही है इस वीडियो के ऊपर बच्चों, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। और अभी तो आपका देखिए, आज फिजिकल एजुकेशन का मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का पेपर है, कल इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का पेपर है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है 18 तारीख को, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए भी सैंपल पेपर आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि लगभग मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के 10 सैंपल पेपर करवा दूंगा। ठीक है, और 6 तो आपको कृष्णा सर ही करवा देंगे। ठीक है, मैं आपको लास्ट के 4 सैंपल पेपर करवाऊंगा, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 10 सैंपल पेपर जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में करके जाएगा बच्चा, एग्जाम के अंदर फोड़ के आएगा वो बच्चा, समझ रहे हैं। चलिए 29वां क्वेश्चन देखिए कि स्वास्थ्य का अर्थ समझाइए तथा स्वास्थ्य का महत्व लिखिए। तो देखिए, स्वास्थ्य का अगर हम बात करें, जिस इंग्लिश में हम हेल्थ बोलते हैं, ठीक है, तो देखिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होने वह शरीर में कोई भी समस्या ना होना, यहाँ पर क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है, यानी कि हेल्थ कहलाता है बच्चों। क्लियर है। चलिए परफेक्ट, ये क्या कहलाएगा बच्चों, आपका हेल्थ कहलाएगा। आगे देखिए क्या बताया गया है कि स्वास्थ्य का महत्व जो कि निम्नलिखित है। पहला, स्वस्थ जीवन व्यापित करने में सहायक होता है ये, साथ ही साथ शरीर को निरोगी बनाने में सहायक होता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका शरीर क्या होगा, निरोगी होगा, और वो एकदम खुश रहेगा, इस तरह से कि ओए बल्ले बल्ले, ओए सावा सावा, मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो खुश रहूंगा यहाँ पर पूरा। ठीक है, क्योंकि अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि यार मैं तो हेल्दी हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं अपने को। अगला, शरीर में शक्ति बनाए रखने में काफी ज्यादा सहायक होता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर स्वस्थ है तो उसके बॉडी में जो ओवरऑल पावर है वो बनाए रखने में ये बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होता है बच्चों। तो ये आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि मानसिक समस्याओं से जूझने में सक्षम बनाता है। जो मेंटली जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे जूझने में ये हमें क्या बनाता है, सक्षम बनाता है बच्चों। अगला, शारीरिक पुष्टि बढ़ाने में सहायक होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बुढ़ापे के लक्षणों को दूर करने में सहायक होता है और शरीर के द्वारा अधिक कार्य करने में ये हमें सक्षम बनाता है बच्चों। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे कि हेल्थ बीइंग कंप्लीटली हेल्दी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली एंड नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम इन द बॉडी इज हेल्थ। ठीक है, तो किसी भी तरह का जब हमें प्रॉब्लम नहीं होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम हेल्थ कहते हैं बच्चों। ठीक है,
और इम्पोर्टेंस क्या है हेल्थ का आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं बच्चों। आज का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। जैसे कि यही वाला क्वेश्चन ले लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पर पेपर के अंदर आया हुआ है, इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों। इस सैंपल पेपर को बनाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर कई घंटे दिए हैं, ठीक है। नॉर्मली एक सैंपल पेपर बनाने में 7 से 8 घंटे का तो समय लगता ही है, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर घंटे दिए हैं जिससे कि आपके लिए ये सैंपल पेपर और भी ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है आज के एग्जाम के लिए, जो आपका 15 फरवरी को आज आपका पेपर होने वाला है, और जो आपका यहाँ पर 17 फरवरी को एग्जाम होगा, तो 17 फरवरी के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ उनको बड़े ध्यान से देखते हुए चलिए। अगर आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देख के जाते हैं, एग्जाम देने जब आप बैठेंगे तो मन ही मन मुझे आप थैंक यू बोल रहे होंगे कि यार थैंक यू सर जी, आपकी मैं यहाँ पर वीडियो देख के आया था और मजा आ गया पेपर करने में। आप खुद आकर के कमेंट करके जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 30वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यों का वर्णन करें। जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसके क्या क्या कार्य है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओलंपिक सिद्धांतों व मूल्यों को अपने देश में बढ़ावा देना। जो ओलंपिक सिद्धांत है और मूल्य है उनको अपने देश में क्या करना, बढ़ावा देना बच्चों, ठीक है। अगला, ओलंपिक संविधान का पालन करना। ओलंपिक संविधान जो है बच्चों उसका जो है आपको पालन करना। नेक्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पर सभी के लिए खेल व खेल प्रदर्शनों में विकास को प्रोत्साहित करना। जितने भी प्लेयर्स वगैरह है सभी के यहाँ पर खेल प्रदर्शन जो है उनको ऊपर ध्यान देना कि इनका जो स्पोर्ट्स का यहाँ पर परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा है वो बेटर हो, ठीक है। साथ ही साथ खेलों में भेदभाव व हिंसा के विरुद्ध कार्रवाई करना। अगर खेल के अंदर भेदभाव होता है, कोई दो खिलाड़ी आपस में इस तरह से करते हैं या कई खिलाड़ियों के बीच में होता है, तो उस पर ये कड़ा रुख अपनाते हैं। साथ ही साथ विश्व डोपिंग रोधी संहिता को मानना व लागू करना, कि विश्व में डोपिंग जो हो रहा है उसको मानना अच्छे से और उसको यहाँ पर लागू करना कि भैया ये डोपिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है आपका, ठीक है। और यहाँ पर हमारा लगभग 79 लाइक्स कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अपने 111 लाइक्स के टारगेट के बहुत नजदीक है बच्चों, तो ठोको लाइक, ठीक है बच्चों। चलिए सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द नेशनल ओलंपिक कमेटी एंड आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, एकदम ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जहां पर अगेन हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और केस स्टडी की अगर मैं बात करूं बच्चों तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है आधे घंटे के आसपास का, जिसके अंदर लगभग मैंने 12 से 13 आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर के चैनल पे है, वो देख लीजिएगा। और मैंने आपको वन शॉट का वीडियो भी करवा दिया है बच्चों। वन शॉट के वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर यहाँ पर आते हैं अपने हम 31वें क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इस चित्र को देखिए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आपका ये दिया गया है, जिसमें एक भैया जी है जो कि यहाँ पर ये मोमबत्ती इस तरह से जल रही है। तो इसकी जो लौ है, लौ का मतलब होता है जो इसमें ये आग जल रही है, इसको बड़े ध्यान से ये भैया जी देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं। अब देखिए इसी से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई षटकर्म क्रिया का नाम विस्तार से लिखिए तथा समझाइए, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो क्रिया यहाँ पर किया जा रहा है उसके बारे में बताया गया है कि त्राटक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है देखना या घूरना। जो त्राटक होता है बच्चों ये एक संस्कृत का शब्द होता है, इसका अर्थ क्या होता है, देखना या घूरना। त्राटकाई किसी बाहरी वस्तु का एक विधि है जिसको घूरने का अभ्यास हम करते हैं, ठीक है। यह निश्चित टकटकी ध्यान की एक विधि होती है जिसमें एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे कि एक छोटी वस्तु पर कर लेंगे, काली बिंदु पर कर लेंगे या मोमबत्ती की लौ पर कर लेंगे। यहाँ पर जैसे चित्र में दिखाया गया है कि ये भैया जी जो है किस पर ध्यान अपना केंद्रित कर रहे हैं, इस मोमबत्ती के जलते हुए इस आग के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ठीक है। इस उपयोग योग में मतलब इस उपयोगी योग में एकाग्रता विकसित करने, आंखों को मजबूत करने और आज्ञा चक्र को उत्तेजित करने के तरीके के रूप में किया जाता है। मतलब ये जो किया जाता है बच्चों, इसके अंदर हम मेनली किस लिए करते हैं, ताकि हमारे यहाँ पर एकाग्रता जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ सके, ठीक है। आज्ञा चक्र को हम ठीक कर सके और साथ ही साथ यहाँ पर अपनी आंखों को मजबूत कर सके, इसलिए हम इस चीज को करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए परफेक्ट परफेक्ट।
तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 84 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पर 84 लाइक्स कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग अपने 100 लाइक्स के टारगेट के बहुत ज़्यादा करीब है बच्चों। ठीक है, तो लाइक करिएगा बच्चों, लाइक जितना आप करते हैं ना उससे तो हमें एकदम नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन मिलता है बच्चों। ठीक है, एकदम ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई षटकर्म क्रिया टेक्निक को समझाइए। यहाँ पर जो षटकर्म क्रिया टेक्निक है उसके बारे में हमें बताना है बच्चों। ठीक है, चलिए समझते हैं इस चीज को, यहाँ पर षटकर्म क्रिया टेक्निक को। तो इस तरह से फर्श चटाई पर सुखासन में बैठे या किसी आरामदायक स्थिति में या यहाँ तक कि एक कुर्सी पर भी आप यहाँ पर बैठ सकते हैं बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ बताया गया है शांत बैठे और अपनी कमर, पीठ और गर्दन को सीधे रखते हुए सामान्य रूप से सांस ले। नॉर्मली आपको सांस लेना है ऐसे जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं। ठीक है, अपने से 2 फीट की दूरी पर एक स्टूल या टेबल पर जलती हुई मोमबत्ती या तेल दीपक रखें। याद रखें कि यह आंखों के स्तर पर होना चाहिए। कृपया सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई हवा या का झोंका ना हो जिससे कि ये लौ भड़क सके। ठीक है, यानी कि आपके ये करने में दिक्कत आ सके, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अपनी दृष्टि को लौ पर केंद्रित करें। जो ये मोमबत्ती है ना बच्चों, इस तरह से इसकी जो लौ इस तरह से आपका जल रहा है, इस पर हमें केंद्रित करना है अपनी दृष्टि को। तब तक बिना रुके, बिना पल के झपकाए देखते रहें जब तक कि आपको अपनी आंखों में तनाव महसूस ना हो और उनमें पानी ना आने लगे। तब तक आपको यहाँ पर ज़्यादा अपना वो नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के देखते रहना है। साथ ही साथ एक बार ऐसा हो जाए तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक बार जब आप ढंग से देख ले तो अपनी आंखों को क्या करना है, आपको बंद कर लेना है। अब दोनों हाथों की हथेलियों को गर्म होने तक जोर जोर से रगड़े। ठीक है, जब आपकी आंखें बिल्कुल भर आए इस तरह से ना, जब आपको लगे कि यार एकदम बहुत देख लिया, मेरी आंखें भर आई, आंखों में पानी आने लगा, तो आप फटाफट कीजिए कि अपनी दोनों हाथ की इस तरह से हथेलियों को रगड़ने लग जाइए जब तक कि वो गर्म ना हो। और गर्म जैसे ही हो जाए आपकी हाथ की हथेलियां रगड़ते रगड़ते, तो उससे अपनी आंखों पर मसाज कर लीजिए। और अपनी जो भौएं होती है, यानी कि जो हमारा दोनों आईब्रोज के बीच का जो पार्ट होता है, उसके मध्य में आपको लौ की कल्पना करनी है। जो आपने जो आग को जलते हुए देखा उसकी कल्पना आपको उससे करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो ये टेक्निक है इसको कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस क्रिया को करने के लिए इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई षटकर्म क्रिया के कोई 4 लाभ लिखिए। अब ये क्रिया अगर कोई व्यक्ति करता है यहाँ पर इस तरह से अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, अपनी आंखों को मजबूत करने के लिए, तो मैंने तो आपको सीधा सीधा ही इसके फायदे बता दिए। ठीक है, खैर यहाँ पर आते हैं इसके फायदों के ऊपर। तो आप ऐसे इसके फायदे लिखेंगे बच्चों कि दृष्टि और दृष्टि में सुधार करता है ये। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा यहाँ पर देखने का नजरिया है और जो हमारी आईज की पावर है उसमें कहीं ना कहीं ये इंक्रीजमेंट लाता है, यहाँ पर उसको बढ़ाता है बच्चों। साथ ही साथ एकाग्रता, बुद्धि और स्मृति में सुधार करता है। जो हमारा कंसंट्रेशन है, जो हमारा यहाँ पर इंटेलिजेंस है, जो हमारी जो रिमेम्बरिंग स्किल्स है, ठीक है, जो हमारी मेमोरी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये सुधार लाता है। आत्मविश्वास, धैर्य और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है ये। ठीक है, ये हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह है उसको काफी इंक्रीज करता है। मन को शांत करता है और आंतरिक शक्ति और मौन प्रदान करता है ये हमें। ठीक है, साथ ही साथ मन में अधिक स्पष्टता आती है और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। जो हमारी निर्णय लेने की क्षमता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, उसमें काफी हमें सुधार देखने को मिलता है जब हम ये वाला यहाँ पर क्रिया करते हैं तो। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये इस तरह से आपको ये चित्र दे दिया गया है और इसके बेसिस पर यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं और आंसर इस तरह से हमें लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ पर ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इसका आंसर इस तरह से लिखना है। इसके टेक्निक्स बताने थे बेसिकली। तो टेक्निक जैसा कि हमने यहाँ पर चित्र में ही देख लिया, तो उसी हिसाब से आप अपना हिसाब से यहाँ पर टेक्निक भी लिख सकते हैं। बहुत आसान है, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इस तरह से, थर्ड क्वेश्चन है एंड आंसर इसका ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं 32वें क्वेश्चन के अंदर, जो कि अगेन हमारा एक चित्र वाला रहेगा। और इस चित्र में देख करके आप समझ गए होंगे कि ये हमारा किसके ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 95 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कितने लाइक कंप्लीट हो गए बच्चों? 95 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 111 लाइक्स का हमारा टारगेट है। बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं बच्चों,
ठीक है, तो ये लाइक का टारगेट आप कंप्लीट करवा दीजिए, देन मैं आपके लिए क्लैप करूंगा। और ओवरऑल वीडियो पर हमारा लाइक का टारगेट है 1000 से भी ज्यादा का। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर अपने फर्स्ट स्टेप तक पहुंचते हैं, जो कि हमारा 111 लाइक्स का है। ठोको लाइक इसी बात पे, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके बच्चों। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इस तरह से ये बच्चे एक गेम खेल रहे हैं। और ये कौन सा गेम खेल रहे हैं बच्चों? ये खो खो खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं बच्चों? खो खो खेल रहे हैं बच्चे। ठीक है, और सारे बच्चे चैट सेक्शन में हार्ट वाला इमोजी और फायर वाला इमोजी भी लगा देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन अब पूछ लिया है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल का नाम लिखिए। तो इसके अंदर खो खो खेला जा रहा है। क्या खेला जा रहा है बच्चों? खो खो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो 1914 में तमिलनाडु में ये आरंभ हुआ था। कहां से? भारत के तमिलनाडु राज्य से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल के लिए किस किस साधन की आवश्यकता होती है? तो इस खेल को खेलने के लिए ज्यादा कुछ खास चीजों की आवश्यकता हमें होती नहीं है। मेनली आप यहाँ पर लिखेंगे कि इस खेल को खेलने के लिए हमें एक मैदान चाहिए, जो कि इस रेशियो में यहाँ पर होना चाहिए, मतलब इस आकार में होना चाहिए, 29 इंटू 16 मीटर, और दोनों और 2 खंबे होने चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी साधन की हमें जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, ये मेन चीज है हमारा। इसके आगे चले तो उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए खेल की छोटी सी प्रक्रिया समझाइए। ये जो यहाँ पर चित्र आपका दिखाया गया है, तो इसके लिए आपको छोटा सा यहाँ पर प्रक्रिया समझाना है कि कैसे ये होता है। तो देखिए, यह खेल पीछा करने वाले और प्रतिरक्षण दोनों में अत्यधिक स्फूर्ति, कौशल और गति और ऊर्जा की मांग करता है। ठीक है बच्चों, और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से रहेगा आपका, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर ये आपका चित्र दिया गया है, इंग्लिश मीडियम में है बेसिकली अब हमारा। तो इंग्लिश मीडियम में है कि राइट द नेम ऑफ द गेम शोन इन द अबव पिक्चर। तो खो खो यहाँ पर खेला जा रहा है बच्चों। ठीक है, एंड अगला है व्हेन एंड वेयर डिड द गेम शोन इन द अबव पिक्चर स्टार्ट। तो ये आपका तमिलनाडु के अंदर शुरू हुआ था 1914 के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इक्विपमेंट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द गेम शोन इन द अबव पिक्चर। तो ये सारे इसमें इक्विपमेंट्स की कुछ खास जरूरत तो हमें होती नहीं है इसके अंदर, एक्सेप्ट आपको 2 पोल्स चाहिए, यानी कि 2 खंबे चाहिए, और एक ग्राउंड चाहिए आपको, इस रेशियो में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द शॉर्ट प्रोसेस ऑफ द गेम शोन इन द अबव पिक्चर। तो द गेम डिमांड्स अ लॉट ऑफ एगिलिटी, स्किल्स, स्पीड एंड एनर्जी इन बोथ द जैसे कि चेजर एंड डिफेंडर। तो दोनों ही प्रतिभागी जो होते हैं, मतलब कॉम्पिटिटर्स होते हैं, चाहे इधर वाले या उधर वाले, सभी को एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, थोड़ा सा जो कि स्पीड की भी जरूरत होती है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए हैं 33वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर भी ये भी चित्र के ऊपर रहने वाला है आपका। ठीक है, और 106 बच्चे वॉचिंग पर है और 105 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है! 106 लाइक्स कंप्लीट हो गया। 111 लाइक्स के टारगेट के हम बहुत ज्यादा करीब है। जैसे 111 लाइक्स कंप्लीट होगा, आप सभी बच्चे चैट सेक्शन में यहाँ पर हार्ट वाला इमोजी लगाना शुरू कर दीजिएगा। तब मुझे समझ में आ जाएगा कि 111 लाइक्स कंप्लीट हो गए और मैं आप सभी बच्चों के लिए क्लैप करूंगा बच्चों। ठीक है, ताली बजाऊंगा कि वाह, बच्चों ने हमारा लाइक का टारगेट कंप्लीट करवा दिया। और मैं आप बच्चों के लिए और एक्स्ट्रा जो कर पाऊंगा आज के एग्जाम के लिए और 17 फरवरी के एग्जाम के लिए, वो मैं आपके लिए करूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए 33वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये खेलो इंडिया से रिलेटेड ये आपका चित्र दिया गया है। सिंपली हमको हिंट ही मिल गया यहाँ पर कि खेलो इंडिया भैया। तो चलिए जी, खेलो इंडिया से संबंधित ये हमारा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? तो 2017 में खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, पहले खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पर हुए? तो दिल्ली के अंदर हुए थे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो लेह और गुलबर्ग में ये आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया प्रोग्राम में सम्मिलित की गई या शामिल की गई किन्हीं 2 नई स्कीमों के नाम लिखिए। तो 2 नई स्कीमों की बात करें तो राजीव गांधी खेल अभियान, शहरी आधारित संरचना स्कीम और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा, ये आप लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, वही आपको पूरा हिंट ही दे दिया इस चित्र के अंदर खेलो इंडिया को लेकर के। ठीक है, तो व्हेन डिड द खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड? तो 2017 इसमें अंदर शुरू हुआ था। वेयर द फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स हेल्ड? तो दिल्ली के अंदर ये हुए थे। और खेलो इंडिया का जो विंटर वाला गेम है, ये कहाँ पर हुआ था पहली बार? तो लेह गुलमर्ग में हुआ था, जो कश्मीर में पड़ता है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ एनी 2 न्यू स्कीम्स इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो अगर न्यू स्कीम्स की बात करें तो आप लिख देंगे राजीव गांधी खेल अभियान, अर्बन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम और नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जिसे हिंदी में खंड ई कहते हैं। और ये हमारा कितने नंबर का रहेगा? ये 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड।
और हमारा लाइक का टारगेट हो चुका है कंप्लीट। और आप सभी बच्चे यहाँ पर चैट सेक्शन में हार्ट वाला इमोजी भेज रहे हैं। 117 वॉचिंग पर है और 117 लाइक्स हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। 118 लाइक हो गया, क्या बात है। और ज्यादातर बच्चे यहाँ पर चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी भेज रहे हैं। योगेश कुमार हो गए, ठीक है, यहाँ पर आपके गर्ल एटीट्यूड ये हार्ट वाला इमोजी भेज रही हैं। रिया हो गई, ठीक है, क्लैप करना था मुझे, ये लीजिए क्लैप कर दिया मैंने आप सभी बच्चों के लिए। ज्योति यादव हो गई, थैंक यू सो मच बच्चों, आपने हमारा लाइक का टारगेट कंप्लीट करके हमें मोटिवेट कर दिया पूरी तरह से, ठीक है। सर ड्राइंग भी आती है, नहीं ड्राइंग नहीं आएगी, यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे चित्र से संबंधित। 126 बच्चे वॉचिंग पर है, ठीक है, और सभी यहाँ पर हार्ट वाला इमोजी भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों लाइक का टारगेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं 34वें क्वेश्चन के अंदर। 34वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक एथलीट द्वारा अति भार से बचाव कैसे किया जा सकता है। कोई 6 आपको यहाँ पर सजेशंस देने हैं। एक एथलीट जो होता है, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, तो उससे वो कैसे यहाँ पर बच सकता है। तो देखिए अगर उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है तो प्रशिक्षण सत्र की थकान से उबरने के लिए नियमित अंतराल पर उसे ब्रेक लेना चाहिए। जब भी वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसे एक नियमित अंतराल पर क्या लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए बच्चों, ठीक है। साथ ही साथ कुछ समय के लिए प्रशिक्षण की मात्रा को कम करना चाहिए। कुछ टाइम के लिए जो प्रशिक्षण की मात्रा होती है उसे कम करना चाहिए, जिससे कि जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है उसको कहीं ना कहीं वो टैकल कर सके, उस चीज से वो निपट सके, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन करें कि हर रोज शरीर की किसी अलग मांसपेशियों से संबंधित व्यायाम किए जा सके, ठीक है। यानी कि हमें ट्रेनिंग इस हिसाब से अपने डिजाइन करना चाहिए कि डेली बेसिस पर हम कुछ मतलब अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पर ट्रेन कर पा रहे हो, ठीक है। तो हमें अपना जो ट्रेनिंग है उसको इस हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। और क्या हमारा यहाँ पर 111 लाइक्स का टारगेट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या लाइव स्ट्रीम एंड होने से पहले 150 लाइक भी कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि हमने अपना पहला जो स्टेप है उसको कंप्लीट कर लिया है, वो है 111 लाइक्स का, ठीक है। अगर मैं सेकंड स्टेप की बात करूं तो वो हम यहाँ पर रखते हैं 150 लाइक्स का। तो मुझे पक्का भरोसा है आप सभी कर देंगे, तो ठोको लाइक, ठीक है। चलिए, और एक एथलीट जो होता है तो उसे अपने यहाँ पर अति भार को, यानी जो उसके बॉडी पर ओवरलोड पड़ रहा है उसको कम करने के लिए सोने का समय बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जो एथलीट वगैरह होते हैं वो कम घंटे सोते हैं। कई एथलीट यहाँ पर 4 घंटे सोते हैं, कई एथलीट जो है यहाँ पर 5 घंटे ही सोते हैं। तो सोने का टाइम बढ़ाना चाहिए और कम से कम 8 घंटे तो नींद लेना ही लेना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर अच्छा माना जाता है शरीर के लिए। अगला, अति भार से प्रभावित मांसपेशियों की मालिश करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ये हमारे, ठीक है, ये हमारे एक व्यक्ति है जो कि एक एथलीट है और इनका अति भार इनके शरीर पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। खास करके इनकी जो यहाँ पर हाथ है इस तरह से और इनके जो पैर है इन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो इसकी मालिश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए बच्चों, मालिश करनी चाहिए, ताकि इस चीज़ से यहाँ पर निजात पाया जा सके। नेक्स्ट, विपरीत तापमान थेरेपी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और लंबे समय तक आराम के दौरान बीच बीच में छोटा स्प्रिंट दौड़ लगाते रहना चाहिए। अगर आप लंबे समय तक आराम कर रहे हैं तो बीच बीच में ना छोटा स्प्रिंट दौड़ आपको लगाना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से अति भार से यहाँ पर बचा जा सकता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट एनी 6 टिप्स टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग बाय एन एथलीट, एंड आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए ओके, अब हम लोग आ गए हैं 35वें क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पर 35वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है कि योग निद्रा किस प्रकार की अवस्था है तथा इसके कोई 4 फायदे लिखिए। जो योग निद्रा होता है बच्चों वो किस प्रकार की अवस्था होती है और इसके 4 फायदे हमें लिखने हैं। तो ध्यान से समझिएगा, योग निद्रा ये संस्कृत शब्द योग का अर्थ होता है मिलन ना या पूर्ण जागरूकता। यानी कि देखिए योग जो हमारा वर्ड है, शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है मिलना, ठीक है। यानी कि मिलना या फिर पूर्ण जागरूकता प्लस जो होता है ना, मैथ्स में भी आपने देखा होगा योग मतलब कि जोड़ होता है बच्चों, ठीक है। और निंद्रा का अर्थ होता है नींद। योग निंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जहां शरीर सोता हुआ प्रतीत होता है लेकिन चेतना जागरूकता के गहरे स्तर पर काम कर रहा होता है। योग निंद्रा में लगता है कि अरे बॉडी तो सो रहा है, लेकिन वो हमारा चेतना जागरूकता के बहुत जो सो कि गहरे स्तर पर वो काम कर रहा होता है। योग निंद्रा के कई फायदे भी होते हैं बच्चों, जैसे गहरा विश्राम पैदा करता है और तनाव और चिंता को ये कम करता है, ठीक है। जो हमारा दिमाग में टेंशन उनसन भरा रहता है उसको कहीं ना कहीं ये कम करता है। साथ ही साथ डिप्रेशन जैसे कि व्यवसायों को कम करता है। जो डिप्रेशन वगैरह होता है ना, इस तरह से है ना,
यहाँ पर डिप्रेशन ही आएगा इस तरह से, तो उसको कम करता है और माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करता है बच्चों। अगला, दर्द और दवाओं पर निर्भरता को कम करता है। जो दर्द और दवाएं होती हैं, ठीक है, कई लड़कों को या कई लोगों को यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, ठीक है, दर्द वगैरह होता है, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। और जो दवाएं कई लोग खाते रहते हैं डेली बेसिस पर, कोई ना कोई मेडिसिन लेते रहते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करता है बच्चों। नेक्स्ट, अनिद्रा से राहत पाने मतलब देता है। मतलब कई लोगों को क्या होता है ना कि अनिद्रा की शिकायत होती है, नींद ना आने की यहाँ पर शिकायत होती है, तो उससे ये हमें राहत देता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। जो स्लीप क्वालिटी है उसके अंदर ये इंप्रूवमेंट ला करके दिखाता है। नेक्स्ट, सीखने की क्षमता और नए कौशल के अधिग्रहण में ये सुधार करता है। जो हमारी सीखने की क्षमता होती है बच्चों, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये इंप्रूवमेंट लेकर के आता है, ठीक है। ये चीजें आप लिख सकते हैं। और सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज योग निद्रा एंड राइट एनी 4 ऑफ इट्स बेनिफिट्स, ठीक है। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, परफेक्ट। योग निद्रा के बारे में जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको सब बता दिया। तो ये हमारा यहाँ पर 35वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा आ जाता है 36वां क्वेश्चन, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में आने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। ये खेलो इंडिया से संबंधित है। देखिए, खेलो इंडिया से संबंधित या तो आपका केस स्टडी आ जाएगा एग्जाम के अंदर, या क्वेश्चन तो आपसे पूछ सकता है। इसकी बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल का पेपर उठा करके देखेंगे तो कई बार ये आ रखा है। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहाँ पर 36वां क्वेश्चन है हमारा कि खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई तथा ऐसे मतलब शुरू करने के पीछे, इसको शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य था, और खेलो इंडिया प्रोग्राम की संरचना को समझाइए। तो ध्यान से समझिएगा खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में कि खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो खेलों में युवा मामलों के मंत्रालयों ने 2017 में खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था। और इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य देश की युवा प्रतिभाओं को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है, कि जो देश का, कंट्री का यंग टैलेंट है वो गेम्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए यहाँ पर खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है उसको कहीं ना कहीं शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था बच्चों? सारे बच्चे चैट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, मतलब चैट सेक्शन में बताइए, आप मुझे यहाँ देख करके ही बताइए, लेकिन बताइए कि कब ये शुरू किया गया था, ठीक है, क्या खेलो इंडिया प्रोग्राम। चलिए आगे देखिए, ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है इसके अंदर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो कि ऐसे प्लेयर्स को यहाँ पर ढूंढ निकालता है जो बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं, जिनका यहाँ पर स्किल वगैरह बहुत अच्छा होता है और उनको लगता है कि भविष्य में जा करके ये हमारा देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो उनको यहाँ पर ये वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, ये उच्च स्तरीय कमेटी, ठीक है। और इनको 8 सालों के लिए हर साल 5-5 लाख रुपए वित्तीय सहायता दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर की जा रही है। 2017 वैभव शर्मा, लकी कुमारी 2017 में, वेरी गुड बच्चों। चलिए अगला, खेलो इंडिया प्रोग्राम की संरचना की अगर बात करें तो खेलो इंडिया प्रोग्राम को निम्नलिखित 12 पटकों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आप ये 2-3 लिख सकते हैं इस तरह से: खेल मैदानों का विकास, सामुदायिक कोचिंग विकास, राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र। तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बच्चों। और 100 वॉचिंग पर है बच्चे यहाँ पर, और 142 लाइक्स कंप्लीट हो चुका है। मुझे पक्का भरोसा है कि लाइव एंड होने से पहले पहले 150 लाइक का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि उससे आप आगे लेकर के जाएंगे, ये मुझे पक्का भरोसा हो गया आप पे, ठीक है, क्योंकि आप सभी बच्चे तो यार नेक्स्ट लेवल के हैं, मस्त बच्चे हैं यार आप सभी, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन डिड द खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट एंड व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड स्टार्टिंग इट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स लॉन्च द खेलो इंडिया प्रोग्राम इन 2017. The objective of starting this program is to motivate the country's young talent to participate in sports activities and nurture early talent, promote public participation and connect rural India with globe, ठीक है, या ग्लोबल, ठीक है। और जो भी इसके अंदर सिलेक्ट किए जाते हैं पार्टिसिपेंट्स जो अच्छे होते हैं थोड़ा सा, तो हाई लेवल कमेटी उनको 5 लाख रुपए पर ईयर देती है 8 साल के लिए, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें खेलो इंडिया प्रोग्राम की, तो आप लिख सकते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 12 ब्लॉक्स, जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ प्लेग्राउंड्स, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट और स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। 110 वॉचिंग पर है और यहाँ लाइक की संख्या हो गई 146। वेरी गुड। चलिए 37वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि शारीरिक पुष्टि का अर्थ समझाइए तथा शारीरिक पुष्टि का महत्व लिखिए। शारीरिक पुष्टि क्या होती है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए शारीरिक पुष्टि का अर्थ होता है, एक साधारण व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि का अर्थ है कि उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता से है,
ठीक है, यानी डेली बेसिस पर जो वो काम कर रहा है उससे रिलेट किया जाता है शारीरिक पुष्टि, जिससे वह थकान का अनुभव किए बिना काम कर सकता है। इसके साथ साथ कार्य समाप्त करने के बाद भी उसमें अतिरिक्त कार्य करने की पुनः शक्ति क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये आपका शारीरिक पुष्टि होता है बच्चों। क्लियर है? चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, क्या यहाँ पर शारीरिक पुष्टि का क्या महत्व है? तो बहुत सारे महत्व है बच्चों, आप लिख सकते हैं। मजबूत और सुदृढ़ पेशीय अस्थि तंत्र के लिए इसके कारण व्यक्ति किसी भी शारीरिक क्रिया को आसानी से कर सकता है, ठीक है। और आसन ठीक रहता है उसका, मांसपेशियां व हड्डियां मजबूत करता है, जोड़ों व मांसपेशियों में लचीलापन तथा शारीरिक संरचना सुडौल और आकर्षक दिखाई देता है, ठीक है। एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए ये स्वस्थ हमारा जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है, और ये ओवरऑल पूरे लाइफ टाइम में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है बच्चों, ठीक है। चलिए, ऊर्जा और शक्ति और क्षमता बढ़ाने के लिए व्यक्ति अपने दैनिक कार्य को थकावट का अनुभव किए बिना पूरा करने के लिए हम ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही वह कार्य समाप्त होने पर अतिरिक्त कार्य कर सकता है, जैसे मनोरंजन, एरोबिक्स, नृत्य, बागवानी आदि का आनंद उठा सकता है। यानी डेली बेसिस का जो हमारा काम है वो खत्म हो गया, तो हम यहाँ पर और कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। और शरीर से अतिरिक्त वसा को दूर रखने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो ये जिसके अंदर शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए कारण वसा ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, जिससे शरीर में अतिरिक्त वसा भी नहीं जन पाती है, ठीक है। यानी कि जो हमारा फैट होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, जिससे कि हम मोटे भी नहीं होते, मतलब कि मोटापा का खतरा यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए,